भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज दोपहर 12 बजे फिर बातचीत होगी। इस दौरान संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इसकी जानकारी दी। We also decided to further speak on the 12th of May at 1200 hours to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. डीजीएमओ ने बताया कि शनिवार दोपहर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन पर बातचीत में संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि पाकिस्तानी सेना ने केवल कुछ घंटे में सीमा पार और नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी और फिर ड्रोन घुसपैठ करके इस सहमति का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक और हॉटलाइन संदेश भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ तो इसका जवाब सख्ती से और दंडात्मक तरीके से दिया जाएगा। डीजीएमओ ने जोर देकर कहा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की ओर से किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए हैं। If repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families. डीजीएमओ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे बेहद कुख्यात आतंकी शामिल हैं। वे कांधार विमान अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों, उनके सहायक षड्यंत्रकारियों को दंडित करने और आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा, जैसे कि आज सारे भारतीय ऑप सिंदूर की सक्सेस की जश्न बना रहे हैं, पर यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और चल रहा है। सिर्फ फायरिंग का स्टॉप करने का हुक्म दिया है और कोई मिलिट्री ऑपरेशंस लैंड, एयर और सी में नहीं हो रहे हैं। सारे अदर मेजर्स जिसमें कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी भी अभी भी अबेयंस में चल रही है। आज दोपहर को 12 बजे इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओस की वार्तालाप है। उसके बाद पता लगेगा आने वाले दिनों में हमारा क्या रुख रहेगा और देश को कैसे चलना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी अज्ञात वस्तु को न छुएं, क्योंकि ये विस्फोटक हो सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनडीएमए ने कहा कि ये सामग्री खतरनाक हो सकती है और लोगों को गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकती है। एनडीएमए ने कहा कि अगर लोगों को कोई अज्ञात वस्तु मिले तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कुख्यात खालिस्तानी चरमपंथी कश्मीर सिंह गलवड्डी को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कश्मीर सिंह लुधियाना का रहने वाला है और वो 2016 में पंजाब के पटियाला स्थित नाभा जेल से फरार हो गया था। एनआईए ने बिहार पुलिस के साथ साझा अभियान के तहत कश्मीर सिंह को मोतिहारी से गिरफ्तार किया। वो नाभा जेल से फरारी के बाद से विदेश स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हरविंद सिंह संधू उर्फ रिंदा के लगातार संपर्क में था। वो रिंदा के नेपाली आतंकी नेटवर्क के साथ सक्रियता से जुड़ा था। कश्मीर सिंह पर खालिस्तान समर्थकों को पनाह देने और धन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आरोप है। वो भारत में हमले कर नेपाल भागने वाले आतंकियों को सहायता देता रहा है। इसमें पंजाब पुलिस के सतर्कता मुख्यालय पर रॉकेट चालित ग्रेनेड हमला करने वालों को पनाह देना शामिल है। विश्व भर में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। ये न केवल गौतम बुद्ध का जन्म दिवस है, बल्कि ऐसा दिन भी है जब महात्मा बुद्ध ने बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका ने कल रात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चीन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की। व्हाइट हाउस के बयान में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन के साथ वार्ता बहुत ही सार्थक रही और आज सौदे का विवरण साझा किया जाएगा। श्री बेसेंट ने वार्ता की मेजबानी के लिए स्विस सरकार को धन्यवाद दिया। I can tell you that the talks were productive. We had the vice premier, 2 vice ministers who were integrally involved, Ambassador Jameson and myself, and I spoke to President Trump, as did Ambassador Jameson last night, and he is fully informed of what is going on. तिब्बत में आज भारतीय समय अनुसार तड़के 2:41 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई। अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। पिछले कुछ हफ्तों में इस क्षेत्र में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद हर साल ये महत्वपूर्ण दिवस मनाती है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्स हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। ये विषय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार करने और दुनिया भर के समुदायों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने में स्वस्थ नर्सिंग कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में आज भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। देश के उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती, पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में आज तेज हवा और बिजली की गरज के साथ बारिश की संभावना है। असम, मेघालय और पंजाब के अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। बिहार में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। झारखंड, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी मौसम गर्म और शुष्क रहेगा। अगले 7 दिन तक मध्य भारत में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। और अब खेल खबरों के साथ है मृगनयनी पांडे। तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारत का अभियान 7 पदकों के साथ समाप्त हो गया है। चीन के शंघाई में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। विश्व कप का तीसरा चरण तुर्की के अंताल्या में 3 से 8 जून तक आयोजित होगा। उधर महिला क्रिकेट में भारत ने 3 देशों की 1 दिवसीय श्रृंखला जीत ली है। भारतीय टीम ने कोलंबो में श्रीलंका को 97 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 342 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 48.2 ओवर में 245 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार 116 रन बनाए। उन्हें मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और फिरकी गेंदबाज स्नेह राणा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इधर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 8वें दिन लड़कों की कबड्डी के फाइनल मैच में हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बालिकाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने ने क्लीन एंड जर्क में 95 किलोग्राम और ओवरऑल में 170 किलोग्राम का भार उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु ने बालिका वर्ग फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में हरियाणा को हराकर फाइनल में जगह बनाई। उधर दिल्ली में कल जिम्नास्टिक्स में क्वालिफाइंग मुकाबले खेले गए। तालिका में महाराष्ट्र 30 स्वर्ण और 25 रजत सहित 80 पदकों के साथ शीर्ष पर है। कर्नाटक 14 स्वर्ण और 21 रजत सहित 42 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12 स्वर्ण और 4 रजत सहित 24 पदक लेकर तीसरे स्थान पर है। आज खेलों के 9वें दिन खिलाड़ी मुक्केबाजी, टेनिस और तलवारबाजी की स्पर्धाओं में भाग लेंगे। आज 2 नए मार्शल आर्ट खेल कलाटी पयट्टू और थांग ता भी खेले जाएंगे। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती ने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ फोन पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने भारत और मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।